हेलो, आई वेलकम यू ऑल टू यूपीएससी अकेडमी हिंदी। आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और दोस्तों, आपको पता होगा हिंदी माध्यम का यूपीएससी अकेडमी हिंदी चैनल सबसे बड़ा चैनल, और मेरा नाम है रुद्र गौतम। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक के अगले एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट को, एंड दैट इज व्हाट ह्यूमन सेल, मानव कोशिका के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये लेक्चर भी कम से कम 3 to 4 डेज में खत्म होगा, और एक एक बारीक चीजों के बारे में मैं आपको एनिमल सेल्स, प्लांट सेल्स दोनों के बीच में कंपैरिजन, जितने भी जंतु कोशिका में ऑर्गेनेल्स होते हैं, उसके अलावा डीएनए, आरएनए, किस प्रकार से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है से लेकर एक एक बात क्रोमोसोम एटसेट्रा के बारे में बात करेंगे। तो ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जो आपके एग्जाम में आए और छूट जाए। तो ईच एंड एवरीथिंग आई विल कवर इन दिस लेक्चर, राइट। सो ह्यूमन सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उड़ान की टीम जो है आपका स्वागत करती है, क्योंकि सभी जो हमारे साथी फैकल्टी है सुबह से शाम तक आपकी क्लासेस में लगे हुए हैं। दोस्तों, एस्पायर प्रोग्राम एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम की मदद से दोस्तों आपकी जो 25 तारीख आने वाली है और 30 तारीख आने वाली है, यहां पर आप जीएस पेपर का पूरा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइस, गुड मॉर्निंग, जीएस पेपर और 30th को सीसेट का पेपर का एग्जाम होगा, और आपको 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट यहां मिल सकता है अनअकैडमी की तरफ से टॉप 50 रैंकर्स को। तो आपको बस एक ही काम करना है, अनअकैडमी एस्पायर को सर्च करना है गूगल पर, और आपको 25 तारीख के लिए, 30 तारीख के लिए एनरोल कर लेना है, और 10 से 12 बजे आप एग्जाम दीजिए, एंड यू कैन विन मैनी कैश प्राइसेस, राइट। तो यहां तक बात क्लियर है। जय कृष्णा सभी को। रितिका सिंह जी का पहला लेक्चर है बेटा, आप देखते जाइए, आप मेरी पूरी बात सुनिए, और एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जरूर कर लीजिए, द लाइफ चेंजिंग ऐप, अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए। पहले डाउनलोड कर लीजिए एंड्रॉइड ऐप से, और फिर मुझे फॉलो कर लीजिए, और डेली 8 PM पर, शाम को 8 बजे एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस कॉन्सेप्ट को मैं वहां पर कवर कर रहा हूं। तो आपको 100+ लेक्चर में ईच एंड एवरीथिंग ऑफ द एनवायरमेंट इकोलॉजी वो कवर हो जाएगा। ये बात क्लियर है आपको? तो जरूर मुझे अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर इस नाम पर फॉलो कर लीजिए। And this referral code is a game-changing referral code for your life. Why? Because it is a unique referral code. You will get the maximum benefits only and only by this referral code. आप एक बार अप्लाई करिए, just personally contact to me and I will tell you how I will help you, और कैसे अनअकैडमी लर्निंग ऐप आपको मदद करता है, उसके अलावा एडिशनल इकोनॉमिक बेनिफिट। सो आप पर्सनली मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी आपका मित्र अनअकैडमी पर सब्सक्रिप्शन ले तो उन सभी गोल्स, जितने भी भारतवर्ष के गोल्स हैं, उन सभी पर मेरा ये रेफरल कोड RP Sir 10 अप्लाई होता है। तो यहां तक आपको सारी बातें क्लियर है? ओके, आपने फॉलो कर लिया है। रितिका सिंह, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो अब हम लोग क्लास की ओर बढ़ते हैं, राइट। तो क्लास की ओर चलते हैं, बड़ा मजा आने वाला है। एक बार बता दीजिए, थोड़ा बहुत कंटेंट विजिबल है या नहीं है? कंटेंट विजिबल है या नहीं है? नहीं है तो मैं बहुत सारी बातें करने वाला हूं, आपको सब कुछ समझ में आता जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले बात कर रहे हैं मानव कोशिका, सेल के बारे में, कोशिका के बारे में। और कोशिका के लिए जो मूल शब्द, रूट वर्ड होता है, गुड मॉर्निंग विपुल, सुमित, मिस्टर रावत, IS लवर, रॉयल बॉय, रितिका सिंह, सभी का स्वागत है। गुड मॉर्निंग अदिति मेहता। चलिए, तो देखिए, साइटो जहां भी शब्द आए उसका मतलब कोशिका होता है। तो जब भी साइटोलॉजी लिखा आ जाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? कोशिका का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल। हमने जब रक्त पढ़ा था तो हमने क्या क्या पढ़ा था दोस्तों? ल्यूकोसाइट, क्या मतलब है? श्वेत रक्त कणिकाएं। एरिथ्रोसाइट, एरिथ्रोसाइट क्या मतलब हुआ? लाल रक्त कणिकाएं। थ्रोम्बोसाइट मतलब प्लेटलेट्स। तो इसका मतलब साइट जहां पर भी आए उसका मतलब होता है कोशिकाओं का अध्ययन। तो साइटोलॉजी दोस्तों स्टडी ऑफ सेल कहलाता है, और इसके जो खोज करता है वो है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक इज द फाउंडर ऑफ सेल।
ठीक है, इन्होंने पहली बार डिस्कवरी, अच्छा एक बेसिक सा अंतर पढ़ लेते हैं, एक होता है डिस्कवरी और एक होता है इन्वेंशन। दोनों में क्या अंतर होता है? डिस्कवरी मतलब कोई चीज पहले से एग्जिस्ट करती हो लेकिन दुनिया को उसके बारे में जो पहली बार बताता है वह डिस्कवरी है। जैसे कोलंबस को अमेरिका ने खोजा, अमेरिका वॉज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ। इन्वेंशन कोई नई चीज को बनाना, ठीक है। साइटोलॉजी का मतलब कोशिका का अध्ययन, नॉट कोशिका, केवल साइट एक मूल शब्द है जिसकी मदद से कोशिका बना है। यहां तक क्लियर है? तो खोजकर्ता रॉबर्ट हुक थे और उन्होंने, आपने देखा होगा कि कोई भी बीकर वगैरह जो होता है उसको बंद करने के लिए हम इस प्रकार के लकड़ी के गुट्टे का प्रयोग करते हैं या एक कॉर्क का प्रयोग करते हैं किसी भी बीकर को बंद करने के लिए। जब पहली बार इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा तो वहां पर इन्होंने कुछ इस प्रकार की संरचना देखी, इस प्रकार की, तो उन्होंने देखा कि ये कुछ कोशिकाएं हैं। तब पहली बार रॉबर्ट हुक को कोशिकाओं के बारे में पता चला 1665 में। यस, तो कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी, हिस्टोलॉजी किसके अध्ययन को कहते हैं? ऊतकों के अध्ययन को। यह बात मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। हिस्टोलॉजी ऊतक जो होते हैं, और ऊतक बने किसके होते हैं? बहुत सारी कोशिकाओं के समूह को जो एक प्रकार का काम करे। जैसे एक बेहतरीन एग्जांपल देता हूं, आपने यकृत में कफ्फर कोशिकाओं का नाम सुना होगा, हिंदी में भी लिख देता हूं, कफ्फर कोशिकाएं। तो ये किस में पाई जाती है? कफ्फर सेल्स लिवर में पाई जाती। क्या करती हैं? जो जहरीले खतरनाक पदार्थ हैं उनको हटाने में मदद करती है। हमारे नाक में, हमारे आमाशय में एपिथीलियम लेयर होती है, उपकला ऊतक, जो हमारी त्वचा को जलने से बचाती है और लगातार इनसे म्यूकस, एक चिकना पदार्थ निकलता रहता है। तो ये कोशिकाएं जो अपना एक विशिष्ट प्रकार का काम करती हैं वो ऊतक कहलाते हैं। तो कोशिकाओं के समूह को ऊतक या फिर कह सकते हैं टिश्यू कहते हैं, और ऊतकों के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। तो दोस्तों डेमोग्राफी, ये तो पता है आपको, डेमोग्राफी, जहां पर भी डेमो या डेमा शब्द आए इसका मतलब होता है जनसंख्या। तो डेमोग्राफी, डेमोलॉजी का मतलब क्या है? जनसंख्या का अध्ययन। तो यहां तक सारी बातें क्लियर है। चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। तो आपको यह बात पता चल गई किसने पहली बार खोजा था, लेकिन मैं बात करूं जो सजीव और जीवित कोशिका है। आपको एक चीज हमेशा सुनी होगी, जब भी हम ट्री या फिर प्लांट की बात करते हैं तो दोस्तों वहां पर हमें मृत कोशिका मिलती है। क्यों? उनको डेड सेल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो कोशिका के बाहर जो बाह्य आवरण होता है, पौधे या पेड़ पौधों की कोशिका के बाहर का आवरण, तो उसे हम लोग क्या हैं? उसे कहते हैं कोशिका भित्ति या सेल वॉल। और सेल वॉल किसकी बनी होती है दोस्तों? सेल्यूलोज की, और ये एक मृत होती है। तो जो एंटोनियन, जो हमारे रॉबर्ट हुक थे, रॉबर्ट हुक, उन्होंने खोजी थी मृत कोशिका जो कि प्लांट्स की है। लाइवली टिश्यू के जो खोज करता है वो है एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, क्योंकि एंटोनियन ल्यूवेनहॉक ने माइक्रोन सूक्ष्मदर्शी की खोज की थी। और उसके बाद उन्होंने वैक्यूल्स मतलब कि रिक्तिकाएं, कोशिका, बैक्टीरिया, जीवाणु के खोजकर्ता ल्यूवेनहॉक हैं। पहली बार जीवाणु इन्होंने ही देखे थे। तो 1674 में पहली बार जीवाणुओं के खोजकर्ता तो ल्यूवेनहॉक ही है। तो प्रत्येक जीव के शरीर की सूक्ष्मतम इकाइयों द्वारा निर्मित होता है, और वही जो मूलभूत कार्यात्मक और आधारभूत स्ट्रक्चर है। कोशिका क्या है? मानव के शरीर की सबसे मूलभूत, कार्यात्मक और आधारीय संरचना, साथ ही साथ में संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल, जो एक सबसे छोटा जो पार्ट होता है उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल कहते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर है। तो प्रत्येक जीव के में सूक्ष्मतम इकाई कोशिका, ठीक है,
सेल इज अ सेल्फ रिप्रोडक्शन, आपको पता होगा स्वतः पुनर्निर्माण होता है। कैसे होता है दोस्तों, दोनों देख लीजिए। एक तो होता है आपका राइट, एक होता है समसूत्री विभाजन। एक कॉल आ गया था इसलिए डिस्टरबेंस हो गया थोड़ा सा। समसूत्री विभाजन, एक होता है समसूत्री विभाजन और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन। मतलब एक है मियोसिस और एक है मीटियोसिस, ठीक है। तो समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन कब होगा, जब मेरी त्वचा की, यकृत की या फिर हृदय की, दिमाग की कोशिका बढ़ती है, तो वो सेम कोशिका मतलब 46 के 46 गुणसूत्र से अगले 46 गुणसूत्र और अगले 46 गुणसूत्र इस तरह से बनते हैं। लेकिन जब भी हम बात करते हैं 46 गुणसूत्र से 23 और यहां पर 23 बने हैं, तो ये जो है इसे कहा जाता है अर्धसूत्री विभाजन। इसे ही हम लोग अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ठीक है। मीटियोसिस, बेटा रितिका सिंह आपकी परेशानी बड़ी जटिल है, अभी समय दीजिए, अभी पहले आप इस क्लास को अच्छे से अटेम्प्ट कीजिए। आप मुझे पर्सनली मैसेज करके अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आपकी समस्याएं बता सकती हैं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर जो आपकी समस्या है वहां पर बताइए, क्योंकि ये बहुत कॉम्प्लेक्स इश्यू है, इसको निदान करने के लिए पर्सनली बात करनी पड़ेगी। यहां पर बाकी स्टूडेंट्स जो है इस प्रकार की क्लास में जो है साइंस एंड टेक की क्लास ले रहे हैं ना, इसलिए ये बात अभी नहीं बता सकते, ठीक है। चलिए, तो अब बात करते हैं, आगे चलते हैं, जिसे सेल कोशिका कहते हैं। और खुद को तो देखिए, मैंने आपको बताया था जो ल्यूवेनहॉक है, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पहली बार इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोन सूक्ष्मदर्शी जो इन्होंने खोजा, बैक्टीरिया के खोज करता है, शुक्राणु के खोज करता है, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं। आप जल्दी से मुझे आपके लिए एक प्रश्न दे देता हूं कि रिक्तिकाओं का काम क्या होता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वैक्यूल्स इन ह्यूमन सेल? ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी का स्वागत है यार। तो ये सारी बातें क्लियर हो गई, एंटोनियन ल्यूवेनहॉक, रॉबर्ट हॉक। अभी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है, अभी धीरे धीरे देखना, आपको बहुत अच्छे लेवल तक लेकर जाऊंगा। कम से कम 3 से 4 लेक्चर आएंगे जिसमें आपका कंप्लीट एनालिसिस सेल से रिलेटेड कवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो देखो, अभी समसूत्री अर्धसूत्री विभाजन का पूरा डिफरेंस, अभी तो मैंने केवल शब्द बताया था, लेकिन अभी पूरा डिफरेंस आगे आने वाला है, तो जस्ट वेट एंड वॉच। तो कुछ और बातें पढ़ लेते हैं। भारत का जो नेशनल साइटोलॉजी साइंस सेंटर है, भारत का जो कोशिका अध्ययन का जो सेंटर है, वो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। फादर ऑफ साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान के जो जनक हैं वो रॉबर्ट हॉक हैं। इंडियन साइटोलॉजी के जनक कौन है? A.K. शर्मा। और मॉडर्न जो साइटोलॉजी है उसके C.P. स्वानसम, ये मॉडर्न साइटोलॉजी के फादर के नाम से जाने जाते हैं। अब देखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है कई बार, लेकिन ये बहुत बड़ा डिलेमा, कंफ्यूजन है, मैं आपको वो क्लियर भी करता हूं क्या है। हम लोग सुनते हैं कि पूरे के पूरे सजीव जगत की जो लाइवली हैं, जो बायोटिक हैं, उनमें सबसे बड़ी कोशिका एक शतुरमुर्ग के अंडाणु की होती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हां, ये आपको इन जनरल पूछा जाए तो बिल्कुल ऐसा लिखा जाता है, शतुरमुर्ग का अंडा। ऐसा नहीं है कि वो केवल कोई एक कोशिका है, राइट। शतुरमुर्ग का अंडा कोई एक कोशिका नहीं है, उसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल वैल्यू एटसेट्रा भी है। लेकिन हां, सबसे बड़ा अंडा शतुरमुर्ग का होता है, यह बात जरूर याद रखना। और सबसे छोटी जो कोशिका है वो होती है माइकोप्लाज्मा, और इसको PPLO भी कहते हैं। क्या है ये? देखिए लिखा भी है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो जो निमोनिया होता है, एक बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा कि जो निमोनिया रोग है, निमोनिया रोग वो किस किस के कारण होता है? तो याद रखना, वैसे माइकोप्लाज्मा को हम लोग बैक्टीरिया में कंसीडर करेंगे, राइट। लेकिन बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन तीनों से हो सकता है निमोनिया रोग।
जो फेफड़ों के अंदर जिस प्रकार कोरोना में पस सेल बन जाती है और दम घुटने से मृत्यु हो जाती है, इसी तरह से छोटे बच्चों की बहुत ज्यादा मृत्यु होती है ड्यू टू निमोनिया। तो निमोनिया का कारण भी है माइकोप्लाज्मा, और इसका जो साइज है दोस्तों वो है 0.1 माइक्रोमीटर। इसका मतलब क्या हो गया, एक माइक्रोमीटर में 10 की पावर -6 और 0.1 है, इसका मतलब 1/10 या फिर 10 की पावर -1 मीटर। तो इसका मतलब 10 की पावर -7 मीटर साइज का होता है एक माइकोप्लाज्मा, जो इस पूरे नेचर की सबसे छोटी कोशिका है। निमोनिया क्यों होता है आपको क्लियर हो गया। माइकोप्लाज्मा को ही पीपीएलओ भी कहते हैं, इसको पादप जगत का जोकर भी कहा जाता है, क्योंकि ये एक तो ये पादप जगत में आता है, पादप जगत का मतलब प्लांटी में कंसीडर होता है, राइट। और इसी के कारण ये लगातार आकार बदलता रहता है, नॉर्मली प्लांट्स आकार नहीं बदलते। तो ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। किसे प्लांटी जगत में किसकी संज्ञा दी है, जोकर की संज्ञा दी है। अब यदि मनुष्य की कोशिका की बात की जाए तो दोस्तों अंडाणु या ओव्यूम ये सबसे बड़ी कोशिका है। यदि आपको पूछा जाए सबसे छोटी कौन सी है, तो स्पर्म कोशिका सबसे छोटी है। अंडाणु एग जो है वो सबसे बड़ा होता है। स्पर्म के आगे एक्रोसोम होता है और वही अंडाणु को, एग को ब्रेक करता है, ठीक है। तो सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु है। लेकिन यदि आपके एग्जाम में आंसर एग न दिया हो तो सबसे बड़ी कोशिका है आरबीसी। अंडाणु न दिया हो, एग न दिया हो, तो वो उसके बाद आरबीसी आएगा, राइट। और सबसे लंबी जो मानव में कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र या न्यूरॉन की कोशिका का है, क्योंकि वो बहुत लंबी चलती है, ठीक है। तो लेंथ वाइज तंत्रिका तंत्र, सबसे बड़ी अंडाणु, सबसे छोटी शुक्राणु। अंडाणु ऑप्शन में ना हो तो आरबीसी आंसर देंगे। यहां तक सारी बात क्लियर है, राइट, ठीक है। देवेंद्र कुमार जी, आजकल मैं यहीं पर अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं और कहीं नहीं पढ़ाता, राइट, है ना। अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूं और कहीं नहीं पढ़ाता मैं, है ना। लाइव मैं मेरे घर से ही रहता हूं आजकल, ऑफलाइन क्लासेस बंद है मेरी सारी, ठीक है। केंद्रक कोशिका, केंद्रक कोशिका क्या है, तो देखिए अब यहां पर बात आती है कि जंतुओं में मैंने आपको बताया था जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाए तो नेवर एवर, जब भी आरबीसी मैच्योर हो जाएगा तो उनमें न्यूक्लियस या फिर केंद्रक नहीं पाया जाता। और पादपों में जो सीव ट्यूब्स होती है जिनकी मदद से तरल लिक्विड फ्लो होता है, सीव ट्यूब्स, SIEVE, स्पेलिंग गलत है, SIEVE, सीव ट्यूब, ठीक है। तो ये यहां पर न्यूक्लियस क्या है, नहीं पाया जाता, ये बात जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए, मानव के शरीर में कुल 37,200 अरब कोशिकाएं होती हैं। यह एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मानव के शरीर में टोटल 37,200 अरब कोशिकाएं पाई जाती हैं। यह बात आपको एक याद रखनी है ना, सीव ट्यूब, ठीक है। और देखिए अब हम लोग कुछ आगे बात कर लेते ताकि आपको एक साइज का भी कैलकुलेशन हो सके। तो जब कोशिका के अंगों की बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर सेल के अंदर 3 भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहला कौन सा आ रहा है, सेल मेम्ब्रेन, मतलब कोशिका झिल्ली। और कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है, ध्यान से सुनेंगे, फॉस्फोलिपिड्स की। क्या मतलब हो गया, फॉस्फो का मतलब हो गया प्रोटीन, लिपिड्स का मतलब हो गया वसा। तो वसा और प्रोटीन से सेल मेम्ब्रेन बनी होती है। और जो भी एनिमल्स होते हैं, जंतु, उनके बाहर की जो झिल्ली है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। इसीलिए हमें प्रोटीन की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मांसपेशियों, हड्डियों को बनाने के लिए हमें प्रोटीन और वसा की आवश्यकता होती है, ठीक है।
और नॉर्मली ये मुलायम होते हैं, जैसे त्वचा के अंदर पाया जाने वाला इलास्टिन प्रोटीन। अच्छा, आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले, ठीक है, आपसे गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, आपसे कोई ये प्रश्न पूछ ले कि मानव में सबसे ज्यादा प्रोटीन आता है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन कौन सा है, तो आप में से मैं देखना चाहता हूं कितने लोग सही आंसर देंगे। लेट मी सी, मानव में पाया जाने वाला सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सा है। तो इसके कारण ये मुलायम होते हैं, लचीले होते हैं, ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। इंग्लिश वालों के लिए भी लिख देता हूं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें से मटेरियल पदार्थ अंदर बाहर जा सकता है। जिस प्रकार एक किशमिश या रेजिन में यदि हम उसको पानी में डालते हैं तो वो फूल जाती है, क्यों? क्योंकि बाहर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अंदर कम है, तो पानी अंदर तो चला जाता है लेकिन उसमें से बाहर नहीं निकल पाता और किशमिश फूल जाती है। इन द सेम वे कोशिकाओं के अंदर भी क्या होता है दोस्तों, कोशिकाओं के अंदर भी अर्ध पारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है ना, पाई जाती है, ठीक है। और इसको सेलेक्टिवली परमिएबल भी कहा जाता है। देखिए, इसको चयनात्मक पारगम्यता या फिर सेमी परमिएबिलिटी का मतलब क्या है, कुछ ऐसी जगह है जहां से, देखिए एक बात बताइए, कोशिका यदि पूरी बंद होती तो क्या कभी उसके अंदर ग्लूकोज, ऑक्सीजन या अदर मटेरियल, एमिनो एसिड्स पहुंच पाते, और क्या कभी एटीपी का निर्माण हो पाता? तो वहां पर अर्ध पारगम्य झिल्ली है। और एक और बात, यदि जहरीला कोई पदार्थ है तो उसको यह चयनात्मक पारगम्य झिल्ली चयन करके भेजती है। यदि कोई जहरीला पार्ट है या जो काम का नहीं है उसको अंदर इंसर्ट ही नहीं होने देती, एंड दैट इज व्हाई इट इज नोन एज सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। तो आपको फॉस्फोलिपिड्स, सेल मेम्ब्रेन, ये सारे के सारे पॉइंट्स एकदम क्लियर हो गए होंगे। अब बात कर रहे हैं हम लोग दोस्तों साइटोप्लाज्मा की। अब देखिए, मैं आपको एक बहुत शानदार सी बात बताता हूं। मान लीजिए ये कोशिका है, मान लीजिए कि ये कोशिका है, तो कोशिका के बाहर वाली ये जो झिल्ली है उसको तो सेल मेम्ब्रेन कह देंगे। यदि इसकी जगह पादप कोशिका होती तो उसमें सेल वॉल भी पाई जाती और सेल मेम्ब्रेन भी पाई जाती, दोनों पाई जा रही है। तो सेल वॉल तो सेल्यूलोज की बनी होती है और सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स की, प्रोटीन और वसा की बनी होती है। अब बात आती है कि अंदर, जैसे मान लीजिए इसके एक ये केंद्रक है, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अंतः प्रद्रव्य जालिका, और बहुत सारे अंग हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम। लेकिन इसके अलावा भी कोशिका में द्रव भरा रहता है। तो जो कोशिका की जो अंदर की पूरी दीवार है उसके अंदर जो लिक्विड या द्रव भरा हुआ है उसे ही हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। यह बात क्लियर हुई? तो कोशिका में हमने एक तो पढ़ी सेल मेम्ब्रेन जो आउटर लेयर है, यदि जंतु कोशिका है तो सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, यदि पादप कोशिका है तो कोशिका भित्ति। कोशिका की इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाया जाता है? इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर पाए जाते हैं कोशिकांग, अलग अलग सेल ऑर्गेनेल, और साथ में जहां पर सेल ऑर्गेनेल नहीं है वहां पर तरल पदार्थ है, उसे ही साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपको एक पूरी पिक्चर क्लियर हो गई। और कोशिका को क्यों कार्यात्मक और संरचनात्मक और आधारभूत इकाई कहा जाता है? वाई सेल इज नोन एज फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड बेसिक यूनिट ऑफ एनी बॉडी, क्योंकि यही वो चीज है जिसकी मदद से ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, एमिनो एसिड्स का उत्पादन हो रहा है। हमारे शरीर को अंदर जो फैट की लेयर बन रही है उसका उत्पादन भी ये कोशिकाएं ही करती हैं। राइबोसोम्स की मदद से जो मानव को आवश्यक प्रोटीन है उसका निर्माण होता है। राइबोसोम को तो प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है, यस और नो। तो इस प्रकार से साइटोप्लाज्म, ठीक है, यहां तक सारी बात क्लियर है। यदि वाकई में क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक वाइक भी करते चला करो दोस्तों, अपने दोस्तों में भी शेयर किया करो। तो जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, जीव द्रव्य। तो मैं आपको यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूं दोस्तों, ध्यान से सुनिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक शब्द आता है प्रोटोप्लाज्म, और प्रोटोप्लाज्म होता क्या है वो बता देता हूं मैं आपको, कि जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म,
राइट, जो साइटोप्लाज्म है ना, साइटोप्लाज्म है प्लस सेल ऑर्गेनेल मतलब जितने भी कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, न्यूक्लियस, केंद्रक एक्सेट्रा, और ये जो तरल है, इन दोनों, इसी को जीवन का आधार कहा है और इसे ही हम लोग जीव द्रव्य कह लेते हैं। तो ध्यान से सुनिए, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? कोशिका की जो दीवार है, सेल मेम्ब्रेन है या सेल वॉल है, उसमें जितने भी कोशिकांग या जितना भी तरल पाया जाता है उसको सम्मिलित रूप से जीव द्रव्य कहा जाता है, प्रोटोप्लाज्म। और यही प्रोटोप्लाज्म को हक्सले नाम के जो एक साइंटिस्ट थे, हक्सले, उन्होंने इसी प्रोटोप्लाज्म को जीवन का आधार भी बतलाया था। ठीक है, जीवन का आधार भी इन्होंने ही बतलाया था। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हो गई हैं। चलिए, तो देखिए कोशिका द्रव्य क्या करता है उस पर बात कर लेते हैं। जीव द्रव्य का वह भाग जो कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में लिक्विड भरा रहता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वही कोशिका द्रव्य है। और कोशिका द्रव्य के बीच में बड़ी गोल गाढ़ी संरचनाएं जैसे राइबोसोम, लाइसोसोम, अंतःप्रद्रव्य जालिका, वैक्यूल्स, रिक्तिकाएं, न्यूक्लियस, राइट, है ना, तारककाय, है ना, लाइसोसोम इत्यादि जो है वो कोशिकांग हैं, सेल ऑर्गेनेल है। दोनों पॉइंट क्लियर हैं। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो ध्यान से देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि जीव द्रव्य, सेल के अंदर उपस्थित जो अर्ध तरल दानेदार पूरा सजीव पदार्थ है उसे ही जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, प्रोटोप्लाज्म। और इसे ही हक्सले ने जीव द्रव्य को ही जीवन का आधार बताया था। सबसे पहली बार इसके खोज करता है डुजाड्रिन और नाम करता थे परकिंजे। और प्रोटोप्लाज्म हमारे शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। रोहित कुमार जी, ये अनावश्यक मैसेज करके आप अपना भी समय खराब कर रहे हैं, हमारा भी समय खराब कर रहे हैं। सो डोंट डू सच एक्टिविटीज, शो योर मैच्योर कैरेक्टर, राइट। यहां पर आप अपने मैच्योर कैरेक्टर को शो कीजिए, है ना। दिस काइंड ऑफ चाइल्डिश एक्टिविटी विल नॉट बी फेवरेबल एनी वेज एंड एनी मीन्स इन योर लाइफ, राइट। तो आपके ये बचकानी हरकतें बिल्कुल मदद नहीं करेंगी, ठीक है। तो आप अभी का भी स्टॉप कर दीजिए इसे, राइट। बिल्कुल पीडीएफ जो है मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, राइट। तो जीवन का जो रासायनिक आधार है उससे डीएनए कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? तो रासायनिक आधार क्यों? क्योंकि इसी के कारण, तो इसी डीएनए के कारण ही तो क्या होता है, हमारा जेनेटिक मटेरियल कहलाता है। जेनेटिक मटेरियल आपको पता होगा, हम लोग डीएनए एवं आरएनए को क्या बोलते हैं? डीएनए और आरएनए को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल, राइट। फ्रेडरिक मिशर ने सबसे पहली बार न्यूक्लिक अम्ल खोजे थे और ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, डीएनए और आरएनए, दो प्रकार के। तो डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, ये रासायनिक पदार्थ है, इन्हें जेनेटिक मटेरियल भी कहते हैं। आरएनए भी एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, गुणधर्म को लेकर जाता है। तो दोनों ही गुणधर्म को लेकर जाते हैं, ठीक है। मेरे कोई ना कोई स्टूडेंट आपको जरूर इसके बारे में बता देंगे। एक बार मेरे स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में प्लीज मदद कर दीजिए, इन सब की, पूनम गुप्ता की मदद कर दीजिए, आईएस लवी की मदद कर दीजिए, है ना। ये क्या पूछ रहे हैं, एक बार दोस्तों मदद करिए इनकी, ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप जो है, जो उसको जैनसन एंड जेंसन ने खोजा। और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को नाल एंड रस्का, ये प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन का मतलब इलेक्ट्रॉन के लेवल, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का साइज क्या होता है? 10 की पावर -15 से भी छोटा। 10 की पावर -15 पर तो हम लोग किसी भी नाभिक को न्यूक्लियस को मापते हैं, नाभिक को, राइट, किसी नाभिक को मापते हैं 10 की पावर -15। और इसे ही फर्मी मीटर भी कहा जाता है। एंड्रिको फर्मी ने फर्मी मीटर 10 की पावर -15, और उससे भी कई गुना छोटा होता है इलेक्ट्रॉन। तो बहुत सूक्ष्म लेवल पर यह एनालिसिस करता है।
तो नाल और रस्का, ठीक है, इन्होंने माइक्रोस्कोप जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोजा था। अब देखिए सबसे पहले बात आती है कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एनसीईआरटीज में एज इट इज दिया हुआ है, राइट। तो कोशिका सिद्धांत, द सेल थ्योरी वॉज गिवन बाय स्लाइडन एंड श्वान। स्लाइडन और श्वान के द्वारा कोशिका सिद्धांत दिया गया, राइट, थ्योरी का प्रतिपादन किया गया। एमजे स्लाइडन जो थे वो एक जर्मनी के वनस्पति विज्ञान शास्त्री थे, बॉटनोलॉजिस्ट थे, ठीक है, बॉटनी में, ठीक है। और थियोडोर श्वान, इन्होंने जो है जर्मन के जंतु वैज्ञानिक थे। इन दोनों ने जंतुओं की कोशिकाओं पर बहुत रिसर्च किया और पाया कि हमेशा एक जंतु की कोशिका आगे जैसे बढ़ती है तो अपनी कोशिका की प्रतिकृति बनाती है, राइट। तो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी ये चलती रहती है, सेम स्वरूप को बनाती रहती है। तो स्लाइडन और श्वान ने सबसे पहली बार कोशिका को बतलाया था। हम लोग जब भी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं दोस्तों, तो आपने एक भारतीय वैज्ञानिक का नाम सुना होगा। लगभग 8वीं शताब्दी बिफोर क्राइस्ट, मतलब आज से लगभग 2800 वर्ष पहले कणाद नाम के साइंटिस्ट ने सब कुछ बता दिया था कि कण क्या होता है, पार्टिकल क्या होता है, यस और नो, कणाद। और जॉन डाल्टन ने वही सिद्धांत अब जाके 18वीं शताब्दी में बनाया था। उसी प्रकार हम लोग कोशिका इत्यादि के बारे में बहुत पहले से जानते हैं और इनमें आपको पता होगा सुश्रुत, राइट, चरक, इन्होंने बहुत पहले इसके बारे में रिसर्च कर दी थी। तो आजम अंसारी जी ने मदद कर दी है दोस्तों आपकी, एक बार देख लीजिए, सबसे पहले इसको नोटिस कर लीजिए। आजम अंसारी जी ने जो भेजा है उसको सबसे पहले सेव कर लीजिए, अदरवाइज ये बहुत जल्दी डिलीट हो जाता है। और टेलीग्राम चैनल देख लीजिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी मदद करी, ठीक है, राइट। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। अब कोशिकांग सेल पर बात आ रही है, सेल ऑर्गेनेल। सेल कोशिकांग वे भाग जो उसके अंदर, तो देखिए सबसे पहले बात आ रही है कि जंतु कोशिका को पढ़ लेते हैं। जंतु कोशिका में जो सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है, सेल ऑर्गेनेल, वो कौन सा है? जंतु कोशिका में सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? हमेशा बताना न्यूक्लियस। आज की क्लास केवल और केवल इस डायग्राम पर खत्म हो जाएगी। इतना बड़ा सेक्शन है, मैं आपको एक ब्रीफ में पूरा समराइज्ड वे में कोशिका के बारे में समझा देता हूं। इतना अच्छे से समझना इस डायग्राम को और आप आसानी से, आपको बिल्कुल कहानी की तरह बिल्कुल ये बात समझ में आने वाली है, राइट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए जंतु कोशिका में ध्यान से सुनते जाइए, एक एक बात को सुनते जाइए, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जंतु कोशिका के बाहर की ये जो दीवार है, ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। अर्धपारगम्य का मतलब कुछ गैप बना दीजिए, यहां पर बाहर से जाने आने के लिए है, यहां पर है, यहां पर है, यहां पर है, इस तरह से, ताकि क्या हो जाए, जब भी कभी ग्लूकोज को आना है, ऑक्सीजन को आना है, तो ये जो बाहर की जो झिल्ली होती है उसे कोशिका झिल्ली या फिर सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। आपको एक एक बात अभी समझ में आ जाएगी। इस कोशिका झिल्ली का निर्माण फॉस्फोलिपिड्स, मतलब कि प्रोटीन और वसा से मिलकर बना होता है, ठीक है। और ये जीवित है या मृत है? इट इज अ लाइवली सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि यह निर्णय ले सकती है कौन सा मटेरियल अच्छा है, कौन सा हानिकारक है कोशिका के लिए। अब दोस्तों कोशिका के बाहर क्या होता है, बहुत ज्यादा मटेरियल की पूरी एक लेयर होती है। तो कोशिका की झिल्ली तो अंदर है। अब पदार्थ यहां पर है, बहुत सारे पदार्थ इस वाले जो मैंने अलग से बनाया इसमें है, यहां पर भरा हुआ है पदार्थ इसमें। अब कोशिका में यदि किसी चीज का कंसंट्रेशन, सांद्रता कम हो जाती है, ध्यान से सुनना, कोशिका में यदि सांद्रता कम हो जाती है, ठीक है, कोशिका में सांद्रता यदि कम हो जाती है तो वो पदार्थ, जैसे मान लीजिए ग्लूकोज की कोशिका को आवश्यकता है तो उसकी सांद्रता कम हो गई, तो यहां पर एक बल होता है परासरण दाब, परासरण दाब, या जिसे क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर।
तो परासरण दाब की मदद से कोशिका के बाहर से जो अर्धपारगम्य झिल्ली है, जिसकी कोशिका को अंदर आवश्यकता है, वो पदार्थ अपने आप अंदर आ जाता है। जैसे ही कोई पदार्थ ज्यादा हो जाएगा वेस्ट के रूप में, तो वो अपने आप बाहर निकल जाएगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड। और इन प्रत्येक एक एक कोशिकाओं तक जो ऑक्सीजन लाने का काम कर रहा है, कौन कर रहा है? आरबीसी, सह संयोजी ऊतक। इसीलिए तो कहा क्योंकि शरीर के एक एक अंगों तक वो ऑक्सीजन पहुंचा रहा है। वहीं हमारा शरीर में जो मैंने आपको ब्लड पढ़ाया था, उसमें जो प्लाज्मा पढ़ाया है, प्लाज्मा क्या कर रहा है? ग्लूकोज लेकर आ रहा है, एमिनो एसिड्स लेकर आ रहा है, वसीय अम्ल लेकर आ रहा है और कोशिका के अंदर पहुंचा रहा है। यस और नो? तो प्लाज्मा ये काम करती है रक्त कणिकाएं, कोशिकाएं, ठीक है। अब जिसकी सांद्रता की कमी होगी वो अंदर आ जाएगा, और किसकी मदद से? परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर की मदद से। जो भी बात बता रहा हूं दोस्तों, 7th 8th की बुक में एज इट इज लिखी हुई है। इस परासरण दाब के बारे में भी बताया हुआ है अच्छे से एनसीईआरटीज में, ठीक है ना? ठीक है, आगे चलते हैं। तो देखिए यहां तक सारी बात क्लियर हो गई, परासरण दाब क्लियर हो गया, अर्धपारगम्य झिल्ली क्लियर हो गई। अर्धपारगम्य झिल्ली को चयनात्मक पारगम्यता, तो इसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये सेलेक्टिवली परमिएबल भी है क्योंकि सेलेक्टिव मटेरियल को अंदर जाने देती है, राइट, वेस्ट को बाहर निकाल देती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो जाएगा वो किसके ऊपर बैठकर जाएगा? प्लाज्मा, रक्त के प्लाज्मा के ऊपर। ऑक्सीजन किसकी मदद से आएगा? आरबीसी। ग्लूकोज किसकी मदद से आएगा? प्लाज्मा। एमिनो एसिड्स प्लाज्मा की मदद से आएगा। तो यही तो काम है प्लाज्मा का, जो मैंने रक्त में आपको बताया था। इसीलिए दोस्तों सारी चीजें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं, राइट, एकदम क्लियर है। चलो अब बात आ रही है सेंट्रोसोम। तो देखिए केंद्रक सबसे बड़ा होता है। अब केंद्रक पर बात कर लेते, एक ऑर्गेनेल पे बात करूंगा और उसके बाद कल मैं आपको इन डेप्थ चर्चा करूंगा। इस डायग्राम पर चर्चा करने वाला आज गहराई से, ठीक है। केंद्रक होता है न्यूक्लियस, और मैंने क्या बोला था? आरबीसी के अंदर जो मैच्योर आरबीसी है उनमें न्यूक्लियस किसी भी स्तनधारी मैमल्स में नहीं पाया जाता। केवल ऊंट और लामा को छोड़ दिया जाए, लामा ऊंट जैसा ही एक जीव है, ठीक है। तो केंद्रक क्लियर। केंद्रक के अंदर केंद्रिका भी पाई जाती है। केंद्रक के अंदर ही गुणसूत्र पाए जाते हैं, गुणसूत्र, ठीक है। केंद्रक के लिए जो इंग्लिश में शब्द आता है, ध्यान से देख लीजिए, कैरियो। कैरियो शब्द आता है। केंद्रक के लिए क्या शब्द यूज होता है? कैरियो। तो कैरियोलॉजी का मतलब क्या हो गया? कैरियोलॉजी, कैरियोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा? कैरियोलॉजी का मतलब हो गया केंद्रक का अध्ययन, ठीक है। क्योंकि केंद्रक के अंदर ही तो गुणसूत्र हैं, और गुणसूत्र में ही तो जीन है, और राइट, और वहीं पर डीएनए आरएनए है, और वही तो हमारे जेनेटिक मटेरियल को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जा रहे हैं। इसीलिए केंद्रक का सबसे इंपॉर्टेंट काम हो जाता है। बंदिता दास जी, आप शुरुआत से लेक्चर देखेंगे तो मेरा एक एक एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएगा, कब कैसे कहां लाइव क्लास होती है। जितनी भी लाइव क्लासेस होती है शुरुआती लेक्चर देख लीजिए मेरा। तो एक बार पहले लाइव क्लास को पूरा करो, उसके बाद में इस लेक्चर के शुरुआती 5-6 मिनट सुन लेना, मेरा पूरा शेड्यूल मिल जाएगा, ठीक है। कैरियो, मैंने कैरियो की स्पेलिंग गलत लिख दी है। कैरियोलॉजी मतलब केंद्रक का अध्ययन, ठीक है, यह बात याद रहेगी, ठीक है। तो कैरियोन और केंद्रक के अध्ययन को नॉर्मली कैरियोन भी कहा जाता है। कैरियोन और लॉजी का मतलब केंद्रक का अध्ययन। यहीं पर डीएनए आरएनए गुणसूत्र हैं। जब समसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो केंद्रक का ही विभाजन हुआ है। केंद्रक ही दो भागों में टूटता है, 46 गुणसूत्र एक तरफ, 46 गुणसूत्र एक तरफ, समसूत्री विभाजन। यदि हम लोग सेक्सुअल कोशिकाओं की बात कर रहे हैं तो 46 में 23 गुणसूत्र एक तरफ, 23 गुणसूत्र एक तरफ, तो वो अर्धसूत्री विभाजन कहलाता है। यहां तक बात क्लियर है। केंद्रक के बारे में भी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। और मानव शरीर का द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग केंद्रक होता है, या फिर किसी भी जंतु, कोई भी एनिमल का द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल विल बी द न्यूक्लियस। बट आपसे पूछा जाए जो पादप कोशिकाएं हैं उनमें सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा होता है, क्योंकि उनमें भी तो न्यूक्लियस है, उनमें क्लोरोप्लास्ट भी है, माइटोकॉन्ड्रियाज भी है। तो दोस्तों पादप कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग होता है वैक्यूओल्स, राइट, स्पेलिंग सही से लिख देता हूं,
वैक्यूओल्स। वैक्यूओल्स होती हैं रिक्तिकाएं। अभी रिक्तिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले, ठीक है, रिक्तिकाओं के बारे में चर्चा करने वाले। केंद्रक का बेसिक क्लियर हो गया। केंद्रिका केंद्रक के अंदर पाई जाती है, अर्धसूत्री समसूत्री विभाजन केंद्रक में होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और देखिए रॉबर्ट हुक ने कोशिका को खोजा था, मृत कोशिका को। जीवित कोशिका को एंटोनियन ल्यूवेन हॉक ने खोजा था। केंद्रक के खोज करता है रॉबर्ट ब्राउन। ये पॉइंट याद रहेंगे। केंद्रिका क्लियर है। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल, क्योंकि यही तो जो ग्लूकोज होते हैं C6H12O6 प्लाज्मा की मदद से जो एक एक कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, और ऑक्सीजन जो आरबीसी की मदद से एक एक कोशिकाओं तक पहुंच रहा है, इसकी मदद से एटीपी का निर्माण करता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का निर्माण करता है। और यही एटीपी ही तो, इसी को क्या बोला जाता है, एनर्जी करेंसी। इसे ही एनर्जी करेंसी कहा जाता है। यहां तक बात क्लियर है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए अब एनर्जी करेंसी बिल्कुल टोनोप्लास्ट वगैरह सब कुछ आने वाला है। नम्रता वर्मा जी डोंट वरी, आप कल भी लेक्चर लीजिए, 3-4 लेक्चर लीजिए सेल पे, आपको क्लियर हो जाएगा एक एक बात। फिर आपका एक्चुअल में जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, जब हम लोग बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं, तो जब मैं बायोटेक्नोलॉजी पढ़ाता हूं और आपको जो बातें समझ में नहीं आती, उसके पीछे कारण ये कि ये आधारभूत चीजें हमें पता नहीं होती हैं। तो एक बार ये रूडिमेंट्स बेसिक बन गए, बायोटेक्नोलॉजी मक्खन की तरह सब कुछ चीज समझ में आ जाएगी। जैसा बोलता जाऊंगा दिमाग में अपने आप जाता चला जाएगा। यस और नो? ठीक है। अब एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये होता है ऊर्जा मुद्रा। जब शरीर को ऊर्जा चाहिए होती है तो एडीपी में टूटता है, और जब भी कोई बड़ा अणु छोटे अणु में टूटेगा तो ऊर्जा का निष्कासन करेगा, और यही ऊर्जा एक एक कोशिका में अलग अलग जगह पर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा निकालते हैं। 37,200 अरब कोशिकाओं में ये ऊर्जा बनती है, और इसके समन्वय से ही मेरे दिमाग, पैर, हृदय, लिवर, मांसपेशियां, आंतें, सभी में अपना काम स्वतः चल रहा है, क्योंकि एक एक कोशिकाएं, तो आप देखिए मानव जो एक कितने बेहतरीन इंजीनियरिंग का एक नमूना है। यस और नो? एकदम क्लियर। सो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ ह्यूमन सेल और एनी ऑफ द सेल। ठीक है। दूसरा पॉइंट, माइटोकॉन्ड्रिया के खोज करता थे ऑल्टमैन, और माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, और एक बार में कुल 38 एटीपी का निर्माण होता है। 2 एटीपी का निर्माण तो दोस्तों ऑक्सी रेस्पिरेशन से होता है, और 36 एटीपी का निर्माण क्रेब्स साइकिल से होता है। अब ये चीज क्या है तो मैंने बताया, इस डायग्राम में भी आपको मैं ब्रीफ बताऊंगा, क्रेब्स साइकिल वगैरह आगे बताने वाला हूं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज ओके, यहां तक सारी बातें क्लियर हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो जालीदार संरचना पाई जा रही है, इसे क्रिस्टी प्रवर्ध कहा जाता है। क्रिस्टी प्रवर्ध, राइट, क्रिस्टी प्रवर्ध इसे कहा जाता है। यहां तक सारी बात क्लियर है। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे चलते हैं, राइट। लाइक वाइक बनाते चलो, लाइक वाइक करते चला करो, है ना, समय समय पे। चलिए, हां, अब केंद्रक द्रव्य, केंद्रक का मतलब जैसे न्यूक्लियस है, उसके अंदर भी एक लिक्विड पाया जाता है। यहीं पर एक क्रोमेटिन धागों के रूप में गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिन्हें गुणसूत्र कहते हैं। ठीक है। केंद्रिका की भी अपनी झिल्ली होती है, केंद्रक की भी अपनी झिल्ली होती है। और एक बात याद रखना, मानव की जो झिल्ली है, जो ये जो केंद्रिका झिल्ली है या फिर ये झिल्ली है, राइट, फॉस्फोलिपिड की, ये दोहरी होती है, ड्यूअल, दोहरी लेयर की होती है। वैसे ही केंद्रक की झिल्ली भी दोहरी लेयर की होती है। ठीक है। कोशिका झिल्ली डबल लेयर की होती है। सेंट्रोसोम या तारककाय, सेंट्रोसोम या फिर तारककाय का काम क्या होता है? यह अर्धसूत्री या समसूत्री विभाजन में मदद करता है। तारककाय, वापस से सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेंट्रोसोम इन ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन सेल? तो वो है, यह कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, याद रहेगा। लाइसोसोम को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं? लाइसोसोम को हम लोग
सुसाइडल बैग या आत्मघाती थैलियां भी कहते हैं। मैंने जब रक्त पढ़ाया था मैंने बोला था WBC में कौन सी कोशिकाओं में सबसे ज्यादा लाइसोसोम नाम का कोशिकांग सेल ऑर्गेनेल पाया जाता है। व्हाट यू विल गिव द आंसर WBC। और यही कारण है जब भी कभी संक्रमण होता है, एलर्जी होती है, बैक्टीरियाज हमारे शरीर में ज्यादा आ जाते हैं, उन सभी परिस्थितियों में लाइसोसोम जो है, जो आत्मघाती थैली है, जो आसपास की सभी कोशिकाओं को भी पचाने की क्षमता रखता है, जिसे बैक्टीरियोफेग कहा जाएगा, फैगोसाइट कहा जाएगा, उन्हें पचा लेंगे। तो इसीलिए लाइसोसोम सबसे ज्यादा WBC में है और इस कोशिकांग पर लंबे समय से साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं और WBC की संख्या इसके कारण बहुत बढ़ भी जाती है, 50,000 से ज्यादा हो जाती है तो रक्त कैंसर, ब्लड कैंसर होता है। एक बात क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। सतीश कोरे जी बोल रहे हैं क्या मैं कमेंट नहीं पढ़ता? दोस्त, आपको जो ज्ञान है, आप जो कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, एक एक क्वेश्चन का आंसर आपके इसी क्लास में मिलता जाएगा। आज की में नहीं मिलेगा तो कल की में मिल जाएगा, लेकिन आपके एक एक प्रश्नों का आंसर मिलता चला जाएगा, ठीक है? इसलिए मैं कमेंट नहीं पढ़ रहा, फिर भी पढ़ लेता हूं। चलो, क्या बोल रहे हैं? सेल मीन्स बिल्डिंग ऑफ मटेरियल्स। बेटा मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, कोशिकाएं बिल्डिंग मटेरियल्स है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मैं आगे बताने वाला हूं आपको ये सब जो आपने बोला उसका मैं एक्सप्लेनेशन देने वाला हूं। और व्हाट इज दैट? यहां पर एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल नहीं दिया है, याद रखना। कभी भी जो केंद्रक है वो कोशिका की जो भीतरी दीवार है, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली की, उस पर कभी भी नहीं जाके चिपकता, क्योंकि अंतः प्रद्रव्य जालिका, मान लीजिए ये कोशिका है, मान लीजिए केंद्रक है, केंद्रक के नीचे अंतः प्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे ही स्केलेटन ऑफ द ह्यूमन सेल और एनी सेल कहते हैं। स्केलेटन का मतलब कंकाल तंत्र, क्योंकि ये हमारे केंद्रक को एक स्थायी जगह प्रदान करता है और इन्हीं अंतः प्रद्रव्य जालिकाओं में राइबोसोम्स डॉट डॉट के रूप में सबसे छोटे कोशिकांग जो होते हैं ना दोस्तों हमारे शरीर में, वो होते हैं राइबोसोम। याद रखना, राइबोसोम। शांति सिंह बोल रहे हैं मेरा भी पढ़िए सर, माइटोकॉन्ड्रिया समझ नहीं आया। अरे शांति सिंह जी ध्यान से सुनो, माइटोकॉन्ड्रिया कैसे समझ में आएगा? मैं आपको इस डायग्राम के माध्यम से एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि ये सभी कोशिकांग होते हैं। अभी माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर बहुत लंबा डिस्कशन अगली क्लास में करने वाले, चीजों को थोड़ा सा सहजता के साथ समझेंगे। पहले सारी चीजों को लिंक कर लीजिए, फिर एक 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 कोशिकांग के बारे में डिटेल्ड अध्ययन करने वाले। अभी आगे दिखाता हूं कैसे करेंगे, ठीक है? बात क्लियर है? तो कई बार क्या है, सब्र रखिए, बड़ा मजा आने वाला है। अभी आगे की क्लास बहुत सारी बाकी है। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहां दे दिया, एक्चुअल में ये, और इसी में राइबोसोम पाया जाता है और यही तो प्रोटीन बना रहा है, राइट? और जो आपको पता है अंतः प्रद्रव्य जालिका दो प्रकार की है, एक स्मूथ अंतः प्रद्रव्य जालिका है ना, लचीली अंतः प्रद्रव्य जालिका, और एक होती है हार्ड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ वाले के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं। ये सारी बातें भी डायग्रामेटिकली आगे आने वाली हैं, अभी तो मैं केवल कोशिका को डिस्कस कर रहा हूं। बेटा 70S एंड 80S राइबोसोम का जब डिटेल में डिस्कस करेंगे तो 70S राइबोसोम और 80S राइबोसोम्स, उसके बारे में भी बात करेंगे। अभी आज की क्लास में जनरलाइज अध्ययन कर रहे हैं, 3 से 4 लेक्चर अभी बाकी हैं, तो अभी शांति से सुनते चले जाइए। बिल्कुल ये पता है, बिल्कुल पेड़ों में पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। बेटा सतीश कोरे जी आप कौन से स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, आप किस लेवल पे पढ़ते हैं बताइए मुझे। आपके अभी आप कौन सी स्टेज पर हैं, आप ग्रेजुएट हैं, आप स्कूल लेवल पे हैं? बेटा जल्दी बताइए आप किस लेवल पे हैं पहले। बिल्कुल क्लोरोप्लास्ट पेड़ों में पाया जाता है, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। तो यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, ठीक है? तो कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, ये बात क्लियर हो गई। लाइसोसोम मैंने एक बेसिक क्लियर कर दिया, माइटोकॉन्ड्रिया इन जनरल क्लियर कर दिया, झिल्ली क्लियर कर दी। राइबोसोम किस में पाया जाता है? अंतः प्रद्रव्य जालिका में, और यह प्रोटीन का निर्माण करता है। बिल्कुल 70S 80S होता है, ठीक है ना? वो दोनों टाइप अभी पढ़ेंगे आगे।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखो, प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम, हमारे कोशिका का कंकाल तंत्र कौन है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि वो स्थायी आकार शेप प्रदान करता है ताकि हमारा जो न्यूक्लियस, जो सबसे बड़ा कोशिकांग है, वो कहीं चिपक न जाए भीतरी दीवार में। यू आर अ ग्रेजुएट, ओके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम चिकनी और रफ होती है। अब यहां पर एक और कोशिकांग आ रहा है जिसका नाम है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस खोजा था कैमिलो गोल्जी ने, और कैमिलो गोल्जी, अभी जो मैं नाम बता रहा हूं वो सारे भी डिटेल्ड में आने वाले हैं, राइट। कैमिलो गोल्जी ने खोजा। और दोस्तों एक बात मैंने आपको क्या बताई थी, एक बार थोड़ा सी चीजें रिमूव करते हैं। देखिए, मान लीजिए यहां से पदार्थ ने प्रवेश किया अलग अलग जगह से, लेकिन फाइनली वो जो पदार्थ है, देखिए मैं गोल्जी काय का एक डायग्राम बनाता हूं, ये कोशिका है और ये इस प्रकार के गोल्जी काय होते हैं। तो जो भी पदार्थ कोशिका के अंदर पहुंचता है उसकी अर्धपारगम्य झिल्ली की मदद से, एक्चुअल में सबसे पहले वो कहां पहुंचता है? यदि ये प्रश्न पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? सबसे पहले वो मटेरियल गोल्जी काय, गोल्जी एपरेटस बॉडी में ही पहुंचता है, गोल्जी काय में। और इसीलिए और गोल्जी काय अपने हिसाब से मटेरियल को अलग अलग जो कोशिकांग हैं, पोषक पदार्थों को अलग अलग कोशिकांगों को प्रदान करता है। और इसीलिए गोल्जी काय को ट्रांसपोर्ट मैनेजर या यातायात प्रबंधक भी कहते हैं, ध्यान रखना, यातायात प्रबंधक, और वी कैन से इट इज नोन एज द ट्रांसपोर्ट मैनेजर बिकॉज द इंपॉर्टेंस जो भी कंटेंट है उनको कोशिका अलग अलग कोशिकांग तक पहुंचाने का काम गोल्जी का है, गोल्जी एपरेटस का ही है। यहां तक बात क्लियर हुई। और चूंकि ये सभी कोशिकांगों को पोषण दे रहा है, कभी प्रश्न आए, सभी कोशिकांगों की मां, मदर ऑफ ऑल द सेल ऑर्गेनेल, सभी कोशिकांग जो है माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, इनकी मदर किसे कहा जाता है? तो ये गोल्जी काय को कहा जाता है। अब वेस्ट जो है ना उसको बाहर निकालने का काम भी गोल्जी काय का है, दैट इज व्हाई इट इज ट्रांसपोर्ट मैनेजर। एकदम क्लियर है, बहुत बढ़िया, 12th क्लास में बहुत अच्छा, ठीक है, ठीक है। चलिए बेटा, प्रश्न पूछने में रह जाओगे तो जो मैं कह रहा हूं ना, ध्यान से सुने एक बात, आप एक प्रश्न पूछोगे उतनी देर में मैं 10 बातें बतलाता हूं, राइट। तो आपके प्रश्नों के आंसर पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनते जाएंगे तो सारी बात क्लियर होती जाएगी। लेकिन बीच बीच में प्रश्न वाकई में अच्छा है तो मैं उसका जवाब भी दे दूंगा। यदि वो काबिले तारीफ प्रश्न होता है तो मैं उन्हें छोड़ता ही नहीं। आई ऑलवेज रेस्पॉन्ड टू अ कैंडिडेट हु हैज आस्क्ड अ जेन्युइन क्वेश्चन। तो आपका क्वेश्चन है तो लगातार पूछते रहा करो, ठीक है। चलिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्लियर हो गया, तो एक बार रिवाइज कर लें, एक बार रिवाइज कर लेते। गोल्जी काय को यातायात प्रबंधक कहते हैं, राइबोसोम्स को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है, मानव कोशिका का जो स्केलेटन है, कंकाल तंत्र है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। प्रोटोप्लाज्म दोस्तों हमने क्या पढ़ा था? प्रोटोप्लाज्म जो है, जितने भी ये कोशिकांग गोले दिख रहे हैं, कोशिकांग, जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स है कोशिकांग, प्लस जो साइटोप्लाज्म है, इनको मिलाकर हम लोग प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। दोस्तों सेशन अच्छा लगता हो तो अपने दोस्तों में भी तो शेयर किया करो यार, है ना। 11 AM पर डेली आप आएंगे। इसी प्रकार से दोस्तों जितना आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है ना, आप लोग दोस्तों 8 PM पर एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर फ्री स्पेशल क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। 100+ लेक्चर वहां कवर कर रहा हूं, एक भी पॉइंट एनवायरमेंट इकोलॉजी से नहीं हो जाएगा। तो यहां पर भी आप मुझे फॉलो कर लीजिए। माय नेम इज रुद्र गौतम। तो आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो दोस्तों मेरे अलग अलग शेड्यूल को देख लीजिए और डेफिनेटली वहां पर लाइव या रिकॉर्डेड लेक्चर देखा करिए। और आपको कोई टॉपिक पढ़ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस और डालता हूं, आप में से जिस भी स्टूडेंट को जो भी टॉपिक पढ़ना है, वेदर इट इज एथिक्स इंटीग्रिटी, वेदर इट इज जियोग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट इकोलॉजी, राइट, करंट अफेयर, तो आप जरूर उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में वीडियो के बाद लिख दीजिए एंड आई विल मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन द डिमांड ऑफ यू गाइज। ठीक है, आपकी डिमांड पे मैं वो वीडियो जरूर बना दूंगा। तो आपका डिमांड करिए, राइट।
इकोसिस्टम का टॉपिक बेटा, इकोसिस्टम एनवायरमेंट इकोलॉजी की क्लास फॉलो करो, 6-7 क्लासेस हो चुकी हैं, वहां पर करिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, ठीक है। ठीक है, चलिए आगे चलें, आगे चलते हैं। कोशिका झिल्ली, सेंट्रोसोम क्या है? सेंट्रोसोम दोस्तों आपको एक बात क्लियर हो गई है कि कोशिका विभाजन में मदद करता है। लाइसोसोम यहां पर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन नहीं दिया और उसका नाम था वैक्यूल, तो मैं वो लिख देता हूं, वैक्यूल्स मतलब रिक्तिकाएं, जिनके खोजकर्ता थे एंटोनियन ल्यूवेनहॉक। और रिक्तिकाओं के अंदर देखिए, लाइसोसोम में तो प्रबल जल अपघटनीय पदार्थ पाए जाते हैं, जो एक पूरी संपूर्ण कोशिका को, इतना खतरनाक पदार्थ कि संपूर्ण कोशिका, आसपास की कोशिका को भी वो डाइल्यूट कर सके। इसीलिए तो इसको आत्मघाती थैलिया कहते हैं। जब भी कैंसर होता है ना, तो ये लाइसोसोम जो हेल्दी अच्छी कोशिकाएं हैं उनको भी खत्म करती चली जाती है। यही लाइसोसोम का रूल है, ठीक है, एकदम क्लियर। सेंट्रोसोम क्लियर हो गया? यस, सेंट्रोसोम मतलब ठीक है। वैक्यूल में दोस्तों जल पाया जाता है और लवण पाया जाता है, मिनरल्स और वाटर पाया जाता है। और दोस्तों जब भी हमें डिहाइड्रेशन होता है, जब भी निर्जलीकरण होता है, तो वैक्यूल्स जो हैं वो सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो हमको निर्जलीकरण हुआ, पानी में से फ्लूइड, लिक्विड, तरल निकल गया, तो हमारे कोशिका का कौन सा कोशिकांग सबसे ज्यादा प्रभावित होगा? ये वाला प्रभावित होगा। जल इसमें बना रहता है, ठीक है। अब एक और चीज, मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन है? द लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल इज न्यूक्लियस। लेकिन पादपों में सबसे बड़ा सेल ऑर्गेनेल है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स सबसे बड़ा, ठीक है, सेल ऑर्गेनेल है। गोल्जी काय, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रिका झिल्ली, न्यूक्लियस। कल हम लोग जो है क्लोरोप्लास्ट के बारे में पढ़ेंगे जब पादप से कंपैरिजन करेंगे, राइट। तो इस प्रकार से आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आपके दोस्तों, आप अपने दोस्तों में स्टेटस पर जरूर लगाना। कल हम लोग देखिए दोस्तों, आगे का जो सेक्शन है आपको मैं बता देता हूं। आपको कुछ डाउट था तो वो मैं दिखा देता हूं। देखिए, आप देखिए यहां पर एक एक पॉइंट को हम लोग कल पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया, उसके बारे में एक एक चीज को पढ़ेंगे। क्रेब्स साइकिल क्या होता है, ठीक है, आत्मघाती थैलिया, गोल्जी अपरेटस क्या होता है, सेंट्रोसोम क्या होता है, अंतःप्रद्रव्य जालिका डिटेल्ड में पढ़ने वाले हैं। और यहां पर प्लांट पर भी आ गए। प्लांट के अंदर दोस्तों टाइप ऑफ प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट है ना, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, तो ये तीनों जो हैं, तो एक एक बात हम लोग यहां पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहां तक यदि आपको बातें क्लियर हो गई हैं तो दोस्तों आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर लाइव क्लासेस, टेस्ट क्विज, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलते हैं। और आपको एनवायरमेंट इकोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस को इतनी ही इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना है तो मुझे इसी आईडी पर फॉलो कर लीजिए। अनअकैडमी लर्निंग ऐप इज अ लाइफ चेंजिंग ऐप, क्योंकि कंपैरेटिवली आपका जो डेटा यूज है वो YouTube वीडियोस में बहुत ज्यादा होता है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर डेटा यूज कम होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा वीडियोस देख सकते हैं। यहां पर फैकल्टीज इतना शानदार इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्रदान करते हैं, तो आपको अनअकैडमी पर सभी फैकल्टीज को फॉलो कर लेना चाहिए। स्पेशली एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए लाइव क्लासेस 8 PM पर देख लीजिए, अदरवाइज रिकॉर्डेड क्लासेस देख लीजिए। यहां तक क्लियर है दोस्तों? अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर दोस्तों आपको बहुत सारे फीचर्स हैं। यू कैन डाउनलोड PDF, टेस्ट सीरीज, एक कंप्लीट स्ट्रक्चर्ड वे में क्लास, और वे सभी फैकल्टीज जो भारत के टॉप नॉच फैकल्टी है, जो प्लस पर ही पढ़ाते हैं, उनसे आपको लाइव क्लासेस लेने में का मौका मिलता है। लाइव क्लासेस के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप जरूर डाउनलोड करनी चाहिए, बिकॉज इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग, राइट, इट विल ड्रास्टिकली चेंज योर लाइफ। क्योंकि नॉलेज जो है ना, भविष्य में कहीं आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं तो वो आपके नॉलेज पे कर सकते हैं। सो यू मस्ट टेक द सब्सक्रिप्शन, यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन एंड विद द हेल्प ऑफ RP Sir 10, ये रेफरल कोड आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है, बिकॉज I promise you that you will be benefited most by this referral code, right? तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा इसको अप्लाई करते ही, एडिशनल बेनिफिट्स प्लस मेरी मेंटरशिप एंड गाइडेंस में। तो एनी टाइम एनी वे आपको यदि लगता है किसी भी कोर्सेज का आपको प्लस लेना हो, यू जस्ट अप्लाई दिस कोड एंड यू विल गेट बेनिफिटेड मोस्ट। तो ये बात अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देंगे। प्रेफरेबली यू मस्ट टेक
2 years 2 साल का यदि कोर्स लेंगे आपके लिए सबसे इकोनॉमिकली बेनिफिट है। नो कॉस्ट EMI अवेलेबल है, 2 से 3 हजार का कॉस्ट पड़ेगा। HDFC का डेबिट कार्ड है आपके पास या फिर किसी का क्रेडिट कार्ड है तो उसकी मदद से आप आसानी से पे कर सकते हैं, बिल्कुल आसान, और देयर इज नो इंटरेस्ट। ऑप्शनल में दोस्तों क्या होता है, एक बार यदि आप ऑप्शनल लेते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, जितने भी हैं, मैथमेटिक्स, हिंदी साहित्य, सभी के लिए डेडिकेटेड ऑप्शनल कोर्सेज और भारतवर्ष के टॉप ऑप्शनल के फैकल्टीज अब अनअकैडमी पर हैं। यदि आप 2 साल के कोर्स लेते हैं, 1 साल का कोर्स लेते हैं, तो आने वाले समय में भारत के जितने भी फैकल्टीज हैं सभी आपको अनअकैडमी पर दिखेंगे। अनअकैडमी में एक लोकतांत्रिकरण कर दिया कि सभी भारतवर्ष के फैकल्टी आज अनअकैडमी पे हैं एंड दे आर टीचिंग इन वेल वर्स्ड मैनर, जिनकी बहुत ज्यादा डिमांड है। तो आप उन सभी फैकल्टीज से घर बैठे पढ़ सकते हैं विद द लाइव इंटरेक्टिव एनवायरमेंट। सो दोस्तों यहां पर एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यू गेट द पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर यू आर गेटिंग एंड यू विल गेट द पर्सनलाइज्ड फीडबैक बाय अ कैंडिडेट, अ टीम मेंबर, जो आपको दोस्तों एक गाइडेंस देता रहेगा, समय समय पर आपके कॉपी का, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन करता रहेगा। तो दोस्तों बहुत जल्दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ने वाली है, तो आपको अगेन यू विल बी बेनिफिटेड बाय दिस रेफरल कोड। तो एक बार आप मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, आप मुझसे पर्सनली चर्चा कर सकते हैं, और YouTube के ऑल द वीडियोज विच आर अवेलेबल ऑन यूट्यूब, दीज आर 200+ वीडियोज। तो आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए tinyurl.com, यहां पर क्लिक करिए, रुद्र गौतम सर्च कीजिए एंड यू विल गेट ऑल दिस, राइट। सो ये मेरा रेफरल कोड है, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। भारत के सबसे बड़े YouTube चैनल जो आपको एक एक कंटेंट को यहां पर प्रदान करता है, इतने कंप्लीटनेस के साथ कोई भी, आई डोंट थिंक कि ऐसा YouTube चैनल है हिंदी माध्यम के लिए। तो दोस्तों यू कैन डाउनलोड PDF एंड थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत कैसा लगा आपको आज का लेक्चर, एंड वी विल मीट टुमारो एट 11 AM. We will meet tomorrow at 8 AM for the special class of environment ecology YouTube channel पर, 11 AM YouTube channel पर, and we will meet at 8 PM today and every day for environment and ecology's complete syllabus class. So thank you very much. So today is 18th.